जैसा कि आप सबको विदित है कि यह अपना 15वां सेशन है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर हम उपस्थित हुए हैं कि सिविल में प्लांट कैसे तैयार किया जाना चाहिए, किस सावधानी को हमें याद रखना चाहिए। जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो ऑर्डर 7 जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद भी और भी प्रावधानों को हम देखें तो हम कई बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं कि प्लीडिंग इन जनरल क्या होता है। प्लीडिंग में फैक्ट भी लिखना चाहिए, उसमें कानून की चर्चा नहीं होना चाहिए, उसमें क्या पर्टिकुलर होना चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं और प्लीडिंग है उनमें वेरिएंस ना हो। और उसके बाद हालांकि अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, मगर कोशिश यह होना चाहिए कि हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई नए तथ्य आते हैं जब भी हों, हमसे ऐसे तथ्य ना छूटें जिन्हें हमें बाद में अमेंडमेंट करना पड़े। और एक फ्रेम होता है, सूट किस प्रकार से दावा को फ्रेम करना चाहिए उन्हें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें करना चाहिए कि किस प्रकार से पार्टियां होती हैं, कब फैक्ट लिखना चाहिए, और फैक्ट से संबंधित हर एक जो सिविल सूट हैं उनकी कुछ विशिष्टियां होती हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्लास है वह तो रिलीफ का रहता है, उसे भी बहुत ध्यानपूर्वक हमें लिखना चाहिए। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के मुख्य प्रवक्ता करमरकर जी के तरफ जाता हूं कि वह आज के सब्जेक्ट पर बृहद रूप से प्रकाश डालने की कृपा करें। सर, जैसा कि आपका अपना जो आज का सब्जेक्ट है प्लेंट एंड प्लीडिंग है ना, एंड हाउ टू ड्राफ्ट द प्लेंट, तो इस संबंध में जो प्रावधान है वो है ऑर्डर 7 व्हाट इज़ प्लेंट, और उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड करना चाहिए वो सारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अभी हम आपको पहले वो बता दूंगा कि जैसा कोई भी दावा आपके पास में, आप लोग शायद प्लेंट को दावा ही बोलते हैं ना? जी 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 हाँ, जो कोई भी दावा जैसा आपके पास में आता है तो अभी वेरियस कैटेगरीज के दावे हो सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर रिकवरी ऑफ कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन एंड damages, सूट फॉर पार्टीशन, सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट, और वो बहुत से कैटेगरीज होते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसका, अगर आपको अध्ययन करना है तो अब आप इसमें लिमिटेशन में भी दिया हुआ है इसके बारे में। तो हम लोग ने जब हम लोग प्लेंट जब तैयार करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हम लोग पहले वो कोर्ट का नाम देंगे उसमें हेडिंग में कि किस कोर्ट में आपको न्यायालय में वो दावा दायर करना है। तो हम लोग के जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं ना, तो हम लोग के यहाँ पे एवरी सूट इज टू बी फाइल बिफोर कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। अगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो पर्टिकुलरली जुरिस्डिक्शन जूनियर डिवीजन को भी आता है आपके मध्य प्रदेश में, हम कहते हैं क्लास 2 बोलते हैं शायद, सिविल जज क्लास 2 और क्लास 1। तो क्लास 2 जो हुआ सिविल जज जूनियर डिवीजन, क्लास 1 जो हुआ वो सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो जैसे हम लोग के यहाँ पे जो प्रैक्टिस चलती है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि एवरी शुड बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन so far as urban areas are concerned, and so far as the rural areas are concerned, in a tehsil place where the civil judge junior division is court of civil judge junior division is constituted, then in that case suit is to be filed before the civil judge junior division according to the valuation। तो सबसे पहले रहता है कोर्ट का नाम। पहले हम ड्राफ्टिंग का बता देते हैं आपको। तो रिलेवेंट जो प्रोविजन है प्लीडिंग का, so far as pleading is concerned, वो बहुत डिटेल प्रोविजन है, वो भी हम आपको हमारे नोट्स में जो हमने बताया है उस हिसाब से हम आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम, फिर पार्टीज जो है, एक तो आपको कैटेगरी देना है कि आपका सूट सिविल सूट का नाम आपको देना है कि वो रेगुलर सिविल सूट है या स्पेशल। जैसे कि हम लोग के महाराष्ट्र में अगर सिविल सूट है अप टू द वैल्यू ऑफ 5 लाख इट इज रेगुलर सिविल सूट, रेगुलर सिविल सूट होगा, यानी RCS बोलते हैं जिसको, है ना। और अगर वो उसका वैल्यूएशन मोर देन ₹5 लाख है, ओवर एंड अबव ₹5 लाख है, तो इट विल बी स्पेशल सिविल सूट, यानी SCS बोलते हैं जिसको ना, स्पेशल सिविल सूट। तो ये हो गया। उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको लिखना है
वो उसके वैल्यूशन के हिसाब से। फिर आपको पार्टीज के नाम देना है। प्लांटिफ जो है, जो न्यायालय में सूट फाइल कर रहा है वो प्लांटिफ, और उसके विरुद्ध पक्ष है वो डिफेंडेंट। तो आपको डिसाइड करना है कि आप तो प्लांटिफ, तो आप जो दावा दाखिल करेंगे वो प्लांटिफ, कॉमन प्लांटिफ भी हो सकते हैं। अगर एक कॉमन कॉज ऑफ एक्शन है तो कॉमन प्लांटिफ हो सकते हैं। और जो जिनके खिलाफ में आपको रिलीफ मांगना है, जो यानी कि प्रतिपक्ष जो बोलते हैं जिसको, कि जिसका प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग द सूट completely full and final. So though all those persons are dependent against whom you are claiming a relief. In the absence of a particular party, you cannot claim a relief in that against that particular defendant. So all care should be taken while drafting a plaint. You will have to decide as to who should be the defendant. The person whose presence before the court for full and final disposal of the suit is necessary should be the defendant in the plaint. तो अब आप हम लोग ने पहले हेडिंग देखा, पहले कोर्ट का नाम देखा, फिर कैटेगरी ऑफ द सूट देखा, फिर बाद में देखा हम लोग ने कि प्लांटिफ, और उसके बाद में डिफेंडेंट। तो आप डिफेंडेंट का डिसाइड करते समय वो आपका स्किल है, आपको देखना है आपने जो रिलीफ जो मांगा है उस रिलीफ के चलते कौन सी पार्टीज का मतलब हाजिरी कोर्ट न्यायालय के समक्ष नेसेसरी है, वो आपको डिसाइड करना है। और फिर उसके बाद में आया आपका हेडिंग, जैसा सूट फॉर जो भी आपका सूट है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू भी आपको देना है, और अल्टरनेट रिलीफ आपने जो क्लेम किया उसका भी आपको हेडिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दूंगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूड एट रुपीज़। तो वैल्यू जो लिखना है वो आपका जो एग्रीड कंसिडरेशन है, जो भी आपने डिसाइड किया है उसका वैल्यू आपको देना पड़ेगा। फिर बाद में आपको कि जो मतलब आपका जो प्लेंट शुरू होता है, एक्चुअल प्लेंट जो है, प्लेंटिफ डू हियर बाय स्टेट एज अंडर, वो इस हिसाब से जैसे प्लेंट पैरा 1 में। तो प्लेंट पैरा 1 में आपको देना है कि प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ का स्टेटस क्या है, एंड इन व्हाट कैपेसिटी प्लेंटिफ इज फाइलिंग द सूट बिफोर द कोर्ट। वो पूरा उसका डिग्री विग्री जो भी है, उसका स्टेटस लाइफ में क्या है, और ये भी आपको देना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए सूट फाइल कर रहे हैं, वो आपको देना है। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो आपका कॉस्ट टाइटल में आएगा, कॉस्ट टाइटल में आएगा। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टेन। आपको अगर मालूम है प्लेस ऑफ रेसिडेंस और उसका एज एंड अदर डिटेल, हम लोग के महाराष्ट्र में तो आपको एज भी देना कंपलसरी रहता है। बहुत से लोग एजेड अबाउट लिखते हैं, एजेड अबाउट मेजर वगैरह, तो आजकल वो शायद वो प्रैक्टिस हम लोग के महाराष्ट्र में भी बंद कर दिया गया। फिर बाद में आपको देना है वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, स्टेटमेंट टू दैट। हाँ, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है इन एनी केस वेयर ए प्लेंट इज बीइंग फाइल्ड, कि status of the defendant, whether the defendant is a minor or unsound arm, because if the defendant is a minor, then in person he cannot be sued. You will have to sue the defendant if he is a minor by next friend or any other known guardian. जैसे कोई ABCD minor है तो उसका आपको नाम लिखना है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड और दी नॉन गार्जियन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफेंडेंट, वो आपको मेंशन करना है। फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। हाँ, अब इसमें आपको प्लेंट दायर करते समय दी फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट कॉज ऑफ एक्शन। हाँ, अब आपको देखो कैसा है कि एक पर्टिकुलर एक प्लेंट अपन हम लोग लेते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें आपको डिटेल में देना पड़ेगा कि आपका क्या एग्रीमेंट डिपेंडेंट के साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, whether the terms of the contract were reduced into writing and what are the terms of the agreement and the limitation for performance of the agreement। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में उसको लिखना पड़ेगा, तभी आप ये बोल सकेंगे कि there is a cause of action for the plaintiff to file a suit for specific performance of contract against the defendant। The fact constituting the cause of action and when it arose। हाँ, आपको पर्टिकुलर आपको डेट देना पड़ेगा या पर्टिकुलर एक समय आपको देना पड़ेगा कि when the cause of action arose
फॉर फाइलिंग अ सूट। अगर आप एक वेग स्टेटमेंट करते हैं ना, तो योर प्लेंट वुड बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। 11 में, जी जी। 11 में आपको, क्योंकि क्या है फिर, so far as cause of the clause as to cause of action is concerned, it relates to the limitation, because the running of time so far as cause of action is concerned start running from the date which you mention in the plan. If you mention a wrong date or the date which is beyond limitation, your plant will be liable to be rejected under order 7 rule 11. So a care should be taken while specifically pleading the clause of cause of action. Very very important aspect in the drafting of the plan. Then cause of action हो गया और उसका डेट हो गया। ये उसके बाद में आपको showing the jurisdiction, आपको ये भी स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि व्हाट इज द jurisdiction ऑफ द कोर्ट, कि इन व्हाट मैनर the court in where you are filing a suit is competent to entertain that particular suit. You will have to mention that the total valuation of the suit is 5 lakhs and the parties to the suit reside within the territorial jurisdiction of the court, and the cause of action also arose within the territorial jurisdiction of the court, and therefore this court is competent to decide the suit. ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी रहता है। एंड देन अरोज द रिलीफ विच यू आर क्लेमिंग। रिलीफ का क्लॉज है दैट इज कॉल्ड द प्रेयर क्लॉज, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इन एनी ड्राफ्टिंग ऑफ द सूट। So you will have to specifically pray what relief you are seeking from the court. If you omit to mention a particular relief in the prayer clause, then in future you cannot pray for that. By virtue of order to rule 2, you are omitting to claim that particular relief, and in future you are prohibited or you are barred to claim that particular relief. So utmost care should be taken while making a prayer in the plan. So the prayer clause is very important, as I already mentioned. ये हो गया जी जी। और एक सर वो एक रह गया सर, वो अपना कोर्ट फीस से संबंधित। हाँ बता रहे ना, वैल्यूएशन ना, इसका नेक्स्ट है ना, इसके नेक्स्ट है वो पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए आपको रिलीफ क्लेम आ गया, उसके बाद में वेयर द प्लांटिफ हैज अलाउड ए सेट ऑफ और रिलिंग्विश्ड ए पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंग्विश्ड। हाँ, ये भी बहुत महत्व का है। ये इसका जैसा एक पर्टिकुलर समझो कॉज ऑफ एक्शन है या पर्टिकुलर क्लेम है आपका, और उसमें आप कुछ क्लेम आप छोड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन बेस्ट नोन टू द प्लांटिफ, फॉर द इट मे बी द रीजन दैट ही इज नॉट हैविंग ए सफिशिएंट amount of court fee to be paid to the government. He may claim as per his discretion or as per his choice. He may relinquish or omit to claim a particular portion of the claim. So he should specifically mention that he is omitting a particular claim which is arises from the same cause of action. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, क्लेम एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द प्लांटिफ एंड द डिपेंडेंट, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू हैव राइट टू sue for declaration perpetual injunction, and at the same time you have a right to claim specific performance of contract. However, you are omitting to file a suit for specific performance of contract, and you are only filing a suit for declaration perpetual injunction. So in that situation, in that event, you will have to specifically mention that you are omitting to sue for specific performance of contract, and the plaintiff is suing only for declaration and perpetual injunction. You have a right even to seek a leave from the court that in future you will file a suit for specific performance of contract. So therefore, at the time of filing of the suit, care should be taken to specifically mention that you are omitting to file, and you are reserving your right to file a suit for remaining part of the claim. However, at that time you will have to seek a specific leave of the court that in future the plaintiff will file a suit for specific purpose of the contract. So the leave of the court is necessary. If you have decided the leave
a particular or leave or omit a particular portion of the claim. So it should be keep in mind that first of all it is necessary and it is advisable that you should include entire claim in your pleading, entire claim in a particular claim, because it is very risky, because the operation of order to rule 2 would come and it may cause damage to your cause. So care should be taken while specifically making a pleading with respect to the order 7, rule 1 and clause H, which basically provide where the plaintiff has allowed a setup or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished should be specifically pleaded. Then the valuation. हाँ, जैसा तुलाके जी ने बोला था कि valuation statement of value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and court fees so far as the case admin. हाँ, ये भी important है. जैसे आप एक स्पेसिफिक, जैसा अपन अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट ले रहे हैं, तो आपको प्लेंट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका सूट क्लेम का वैल्यू क्या है. दिस इज फॉर ज्यूरिसडिक्शन एंड द कोर्ट फीस. कोर्ट फीस और ज्यूरिसडिक्शन भी, अगर आपने जो आपका वैल्यूशन जो दिया हुआ है ना, एक पर्टिकुलर समझो 5 लाख का वैल्यूशन आपने या 6 लाख का वैल्यूशन आपका है, and this is an agreement between plaintiff and the defendant, and the value of the agreement is rupees 6 lakh. So you will have to specifically mention that the agreement between plaintiff and the defendant entered into, and as per the said agreement, the consideration agreed upon by the plaintiff and the defendant is rupees 6 lakhs, and therefore the plaintiff values suit claim at rupees 6 lakhs and accordingly paid the court fee amount so and so along with the claim. तो ये जो है, ये वैल्यूएशन का क्लॉज इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है. पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपका डिसाइड होता है. अगर आपका वैल्यूएशन के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर कोर्ट में सूट फाइल नहीं करते, अगर रॉन्ग कोर्ट में अगर आपका सूट फाइल हो जाता है, देन ऑर्डर 7 रूल 10 वुड कम इनटू प्ले एंड द कोर्ट विल have to return your claim to you or to be presented before a proper court. तो वो सब सारी झंझटें नहीं होना चाहिए. आगे में कैसा है, होता कुछ नहीं है, लेकिन कैसा है उससे डिफिकल्टी होती है कि मैटर डिले होता है. तो वो केयर आपको लेना है कि पर्टिकुलर आपको उसमें प्रॉपर कोर्ट में देना है, और उसके वैल्यूएशन जो क्लॉज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. समझ गए ना. अब आज इसमें सारा चीज़ आ गया. एक तो आपका हेडिंग आ गया, पार्टीज के नाम आ गए, तुम्हारा प्लीडिंग्स आ गया. अभी प्लीडिंग पे हम सेपरेटली आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लीडिंग एंड व्हाट शुड इंक्लूड इन द प्लीडिंग इन ए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सूट. अब उसके बाद में जो मनी सूट है, मनी सूट में आपको मनी सूट में अगर आप मनी सूट रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या कॉज ऑफ एक्शन, किस वजह से आप डिफेंडेंट से मॉनेटरी क्लेम करना चाहते हैं, वो आपको देना पड़ेगा. जैसे चेक हो गया, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, दैट इज चेक हो गया, या प्रोनोट हो गया, या हुंडी हो गया, हुंडी, या फिर और भी सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस हो गया. ये दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन दी कैटेगरी ऑफ द मनी सूट. तो मनी सूट में आपको आपका क्लेम विस्तार से देना पड़ेगा. ऑन व्हाट अकाउंट यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर ए पर्टिकुलर सम फ्रॉम द डिफेंडेंट. So you will have to allow in detail take the plea in what manner you are entitled to recover a particular sum from the defendant. Detail you will have to be given in the claim. अब आता है where the subject matter of the suit is immovable property. Then in that case you will have to specifically mention the nature of the property, description of the property. If the property is identified the survey number, you will have to mention the particular survey number in the plan. If you wrongly decide or describe or incorrectly describe the nature of the suit property, then entire thing will go and your client will suffer. जैसे अभी हमने भी हमारे पास एक मैटर है, उसमें इतना सेलिब्रेटेड मैटर है, आपको हम बताओ कैबिनेट मिनिस्टर एक्चुअल में डिपेंडेंट उसमें जो पहले जब सूट फाइल किया था ना, तो वहाँ से इतने सीनियर लॉयर एक एस डी देशपांडे हुआ कर लीडिंग सीनियर लॉयर है नागपुर के सिविल साइड के.
उनने मालूम है क्या, उसमें प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया, सूट फाइल कर दिया, अल्टीमेटली सूट डिक्रीड भी हो गया। कोऑपरेटिव कोर्ट का मैटर था, कोऑपरेटिव, हम लोग के महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव कोर्ट है, अपने एमपी में है क्या नहीं पता नहीं, वो डिक्रीड हो गया, अवार्ड पास हो गया उसमें। फिर बाद में वो यहाँ पे भी स्टेज है में कोऑपरेटिव का। कोऑपरेटिव कोर्ट, तो वो फिर मालूम है क्या हुआ ना, वो फिर एग्जीक्यूशन के स्टेज पे वो मैटर हमारे पास में आया, और फिर हमने उसमें एग्जीक्यूशन फाइल किए। तो हमने जब देखा तो उसमें मालूम है कि वो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ही नहीं था, तो पूरा टोटली कैसा तो भी गलत, उसमें सर्वे नंबर नहीं दिया उनने। अब एक चीज़ बहुत महत्व की चीज़ आपको बताऊँ हम, कि अगर इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट नोन और इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय सर्वे नंबर और एनी अदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नंबर और वट एवर इट मे बी, तो it is mandatory to describe the boundaries of that property. If there is no survey number or municipal corporation house number or any other number, in that situation, the description of the property should be identified by boundaries. If you are not mentioning survey number, if you are not mentioning the boundaries of the property, then you are bound to suffer. Definitely, your client will suffer. So care should be taken to describe in detail the nature of the property, the value of the property, the boundaries of the property, and if you are not having any knowledge, or if you know if your client is not able to give you a detail about the boundaries, and if the property is identified by a survey number, you should specifically give a survey number of that property. If you fail to do, then your client will definitely suffer. So you, being a lawyer, care should be taken to describe the property in detail, and there is no survey number, as I already mentioned, the boundaries should be mentioned. समझ गए ना, ये बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा सर इसमें जुरिडिक्शन में, जब अगर संपत्ति जो है जो अगर एक से ज़्यादा जुरिडिक्शन में है तो उसके लिए तो हाँ बताता हूँ बताओ। अगर if suppose there is a case, a partition suit, suppose we take the case of the partition suit, between the relation between the parties are admitted, and one property is situated at Nagpur, other property is situated at Mumbai, and some more properties of the same parties are situated at Calcutta. Suppose plaintiff intends to file a suit for partition, he has a choice, he may file a suit at Nagpur, Mumbai or Calcutta. There is a specific provision. If the properties are situated within the total territorial jurisdiction of more than one court, the plaintiff has a choice to select any of the three courts. ये डेफिनेटली मान के चलिए आप नागपुर में सूट फाइल कर सकते हैं, मुंबई में सूट फाइल कर सकते हैं, या कलकत्ता, जहाँ की कुछ प्रॉपर्टी सिचुएट होती है। तो उसमें कोई बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट नहीं है, वो आप कहीं पे भी सूट, आप यू कैन नॉट फाइल 3 सूट, 1 सूट एट नागपुर, अनदर एट मुंबई एंड 1 मोर सूट एट कैलकाटा. You should file only 1 सूट that in any of 3 courts. हाँ, ये इसका इमोल प्रॉपर्टी का है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में. ये हो गया अपना आपका. अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग वगैरह का हम आपको बता दूंगा. इसमें अभी आपको इसके बारे में कुछ, हाँ, अब मेन हमने आपको ये बता दिया था कि अब प्रेयर क्लॉज हो गया, सारा चीज़ तो हमको बता दिया. प्लीडिंग का हम आप सेपरेटली आपको बताऊंगा. अब आपने उसमें प्रेयर क्लॉज भी ले लिया. प्रेयर क्लॉज के बाद में वेरिफिकेशन. तो प्लीडिंग शुड बी वेरीफाइड. इफ़ यू फेल टू वेरीफाइड और inadvertently you by accidentally omission or for other reason based known to the lawyer and the parties, if you fail to verify the pleading, the pleading has no meaning. It is very, very important part in any drafting of the pleading that the pleading should be verified. Now, by amendment in 2002, there is a major amendment to the Code of Civil Procedure. Now, in addition to the verification, pleading should also be affirmed by solemn affirmation. So, the plaint should be supported by a specific affirmation, that is affidavit. It should be supported by affidavit. Now, entire procedure has been changed by amendment which is enacted and effected in the year 2002. Pleading should be specifically
and solemnly affirm. तो ये हो गया अभी अपना स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग. अब टेक्निकलिटी इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग. तो थोड़ा सा सर एक तो और जो आपने लिमिटेशन के बारे में भी अगर कोई हो तो उसकी भी प्लीडिंग होना चाहिए क्या? हाँ, देखो प्लीडिंग लिमिटेशन तो आपको स्पेसिफिक देना पड़ेगा ना अपने प्लेट में. जी आपका स्पेसिफिक क्लॉज होता है कि आप जब सारी चीज़ें लिखते हैं ना तो अल्टीमेटली आपको एक स्पेसिफिक उसमें मेंशन करना पड़ता है दैट द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द प्रेजेंट वुड अरोज ऑन ए पर्टिकुलर डेट. अब ये जो पर्टिकुलर डेट है ना उसमें आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेता हूँ, आपको बताता हूँ, इसमें 2-3 हम चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ले रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है. आप में से कोई बता सकते होंगे तो बता सकते, नहीं तो हम बताऊंगा ही. देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल, जैसे आपके एग्रीमेंट में 3 ईयर्स आपने बोथ द पार्टीज हैव डिसाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीड अपॉन बाय द प्लांटिफ एंड द डिफेंडेंट इज टू बी मटेरियलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि डिफेंडेंट ने आपको 3 साल के अंदर अंदर सेलिट करना है और प्लांटिफ ने वो सेलिट करवा के लेना है. ये आपके एग्रीमेंट में क्लॉज है. ये इसके बाद में क्या हुआ कि अब हम मान लो कि प्लांटिफ 3 साल तक के वेट करते रहा और डिफेंडेंट ने वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल नहीं किया, मतलब सेलिट एग्जीक्यूट नहीं किया यहाँ पे नहीं किया. तो अब इसमें प्लांटिफ की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसने स्पेसिफिक नोटिस देना चाहिए. एक्चुअल वो तो विद इन 3 ईयर्स देना चाहिए. एंडिंग हो रहा है जब भी उसको लगता है कि उसका रेडीनेस एंड विलिंगनेस है तो उसने स्पेसिफिक एक नोटिस देना चाहिए डिफेंडेंट को, कॉलिंग अपॉन द डिफेंडेंट टू एग्जीक्यूट द सेल डीड. और अगर डिफेंडेंट वो सेल डीड वो एग्जीक्यूट नहीं करता है या बाय सेंडिंग ए रिप्लाई डिफेंडेंट बोलता है कि he is not ready to execute the sale deed, and if he refuses to execute the sale deed, then it is confirmed that there is a refusal on the part of the defendant. So the limitation for specific performance of the contract would start from the date of refusal and it will valid for a period of 3 years. मतलब जो डेट है मतलब रिफ्यूजल की वो डेट से 3 साल के आपके भीतर आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना है. तो अब अपन आते प्लेंट में. तो जो लिमिटेशन का क्लॉज है ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, सुलाखे जी ने बोला, तो आपको 3 साल आपको मेंशन करना पड़ेगा द डिफेंडेंट हैज रिफ्यूज टू execute the sale deed or for whatever may be the reason. So the cause of action arose on the date of falan date. On that date, the defendant has refused to execute the sale deed. So that particular date is the date for cause of action. समझ गए ना सुलाखे जी? जी 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 समझ गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं. अब हमने आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बताया कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर्स एंड द टाइम रनिंग स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल. वो रिफ्यूजल के डेट के 3 साल के भीतर आपको दावा दाखिल करना है. अब जहाँ तक के सूट पर पार्टीशन इज कंसर्न, तो सूट पर पार्टीशन का 12 साल का लिमिटेशन है. जैसे डिफेंडेंट नोटिस देने के बाद में रिफ्यूज करता है, इफ द डिफेंडेंट रिफ्यूज, और उसको आउस्टर बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड आपको शायद मालूम होगा, आउस्टर. फ्रॉम द 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ आउस्टर. जैसे आपने उसको पार्टीशन का नोटिस दिया डिफेंडेंट को पार्टनर को, और उसने रिप्लाई में दिया है कि मैंने यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रीजन वॉट एवर मे बी द रीजन और द स्पेसिफिकली टेकन बाय द डिफेंडेंट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर पार्टीशन एंड द डिफेंडेंट रिफ्यूजेस to partition the suit property. The time will start from the date of refusal and it will run for till the year 12, that is 12 years. यानी you are entitled to file a suit within a period of 12 years from the date of refusal. यानी 12 साल के अंदर आपको वो सूट पर पार्टीशन दावा दाखिल करना है. और आपका जो लिमिटेशन का क्लॉज है आपके इसमें, उसमें आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन फॉर द सूट अरोज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन वी डेट
the plaintiff has refused to partition the property, or the defendant has pleaded the ouster. तो आपको वो डेट से 12 साल के अंदर आपको सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा। समझ गया? अब अपन आते हैं मनी सूट में। तो मनी सूट में आप लोग को सभी को मालूम है 3 ईयर्स है। जो जिस डेट को आपका पैसा आपको ड्यू हुआ, रिटर्न ड्यू हुआ, वो साल से आपको 3 साल के अंदर में आपको मनी सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिटेशन का क्लॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। एंड कंसिडरिंग द लॉ ऑफ लिमिटेशन and the facts involved in a particular suit, you will have to decide and to take specifically with respect to the limitation. तो लिमिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लोग उसमें बहुत गलती कर देते हैं और अल्टीमेटली ये ड्यूरिंग ट्रायल ये पाया जाता है कि ये सूट तो बार्ड बाय लिमिटेशन है। और अभी तो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ अभी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ही लेट डाउन किया हुआ है। अभी ऑन द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ना plaintiff cannot be rejected because the point of limitation is a mixed question of law and fact, and it requires a detailed trial. अभी ये लेटेस्ट जजमेंट भी इस पे आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको कुछ डाउट लगता है तो आप अभी सूट फॉर डैमेजेस है, डैमेजेस के लिए भी 3 साल का सूट फॉर डैमेजेस इज मनी सूट, 3 years पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो सूट फॉर डैमेजेस हो गया, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का 12 ईयर, जैसा हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का 12 ईयर्स है, मूवेबल का 3 ईयर्स है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 साल के अंदर 3 साल है ना, 3 साल 3 साल का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का 12 ईयर्स है। ये देखिए, ये इसमें कैसा है, हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता। इसमें आपको मालूम है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक छोटा सा एक्ट है, उसको उसकी कमेंट्री आप अगर पढ़ लेंगे ना तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा। इसमें अभी जैसे ड्राफ्टिंग का प्लेंट हमने आपको बताया, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो ड्राफ्टिंग का प्लेंट के समय आपको कैसा है, आपका जो क्लाइंट आपके ऑफिस में आता है पर्टिकुलर केस लेके ना, तो एज पर दी प्रोविजन ऑफ दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ना, इसमें जो प्रोविजन जो दिया हुआ है ना, ऑर्डर 6 में पूरा डिटेल में प्रोविजन दिया हुआ है, वो अब अपन उस पर डिस्कस कर लीजिए। ऑर्डर 6 में बहुत सुंदर मतलब इसका दिया है। पहले तो आपको समझना है कि प्लीडिंग क्या है। अभी प्लीडिंग जो है ना, तो प्लीडिंग दोनों के लिए अप्लीकेबल है, प्लेंट एंड द रिटर्न स्टेटमेंट। अब आप बहुत से लोगों को क्या धारणा रहती है, ओनली प्लेंट, बट प्लीडिंग इंक्लूड प्लेंट एंड द रिटर्न स्टेटमेंट। जो आप कथन लेते हैं ना, आपके डिफेंस जैसे प्लेंटिफ ने अपने क्लेम के लिए जो भी कथन दिया है ना, वो प्लेंटिफ की प्लीडिंग है, तो यानी प्लेंट ओनली। अब बहुत लोगों को इसमें क्या डाउट रहता है कि ग्राउंड इन द अपील इज आल्सो प्लीडिंग, पर ऐसा नहीं है। ग्राउंड इन द अपील इज नॉट ए प्लीडिंग, इट कैन नॉट बी सेड टू बी प्लीडिंग। द ओरिजिनल जैसे क्लेम पिटिशन है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटिशन जो है अंडर सेक्शन 166 कमर करके अपने बड़गैया जी सुन रहे होंगे, उनको मालूम है 166 की जो पिटिशन है ना फॉर कॉम्पेंसेशन ना, वो प्लीडिंग है जी। वो प्लीडिंग है, या फिर तुम्हारा इलेक्शन पिटिशन जो है वो भी प्लीडिंग है। एक मिनट, हाँ एक फोन, हाँ बोलिए जावेद भाई। हाँ हाँ, जब तक अगर कोई बात कहना चाह रहा हो तो स्वागत है। जब तक आप फोन, भारती जी, मुकेश, जी जनाब। सर पर ऐसा है, सेशन चल रहा है, बीच में मत लो किसी को, सर को आ जाने दो, फोन कर रहे हैं। एक बार ये एडीजे के पेपर में आया था सर कि अभिवचन में बात पत्र और लिखित कथन दोनों हैं या एक है, तो उस समय मैंने अभिवचन में केवल वाद पत्र लिखा था कि लिखित स्टेटमेंट प्लीडिंग में नहीं आता है। फिर बाद में देखा तो पता चला कि प्लीडिंग में दोनों होते हैं, वाद पत्र भी होता है और WS भी होता है।
प्लीडिंग में ना। जी जी जी, बहुत। हाँ हाँ। सर अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट, मैंने म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। देखियो, देखो आप अगर इसका इसका डेफिनेशन देखोगे ना, व्हाट इज प्लीडिंग? प्लीडिंग इंक्लूड्स क्लेम्ड इन द रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका सीधा सीधा सरल अर्थ है, जो क्लेम के लिए आप कथन कर रहे हैं ना, वो प्लीडिंग, और डिफेंडेंट जो अपने डिफेंस के लिए कथन कर रहा है ना, वो प्लीडिंग। ये चीज सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग ने एलएलबी में विस्तार में इसका पढ़ाई किया हुआ है। नहीं मगर सर ये सिविल जज में एक बार पूछा था, तो मैंने केवल वाद पत्र ही लिख दिया था कि प्लेन होता है। अरे बाद में हम देखा, आपको, अरे मैंने कहा तो गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं, लोग बेल एप्लीकेशन को भी प्लीडिंग इंक्लूड करते हैं भाई, बता रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेन अभी एक्चुअल में न्यूज़पेपर में हमने बहुत बार पढ़े प्लेन। दे दे हैव रेफर्ड द बेल एप्लीकेशन इज द प्लेन। बहुत बार देखा हमने, लीडिंग तुम्हारे लीडिंग न्यूज़पेपर में देखा होगा ये सब, वरुण जी को भी शायद मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दे रेफर्ड द बेल एप्लीकेशन इज द प्लेन। आई हैव सीन सेवरल टाइम्स। वो तो they are not aware, they are laymen, they act like laymen, and therefore they are not aware about the provisions in the code of civil procedure, and they refer the bail application as a plaint. So they are laymen, therefore they behave like this. तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो अभी मालूम है कि अपना जो हमने जो नोट्स बनाए ना, वो देखो आपको इतने मतलब इतने वो लगेंगे ना कि देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग, व्हाई देयर इज द प्रोविजन अंडर ऑर्डर 6। अंडर ऑर्डर 6 जो दिया है ना, तो पर्टिकुलर जो प्लीडिंग का जो पर्पस है ना, वो क्या है, द लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज और द डिस्प्यूट विच अरोज बिटवीन द पार्टीज शुड बी curtailed and the cause should be limited. This is the purpose behind pleading. ऐसा कैसा है, जो अगर ऑर्डर 6 में जो प्रोविजन दिए हुई है, अगर वो प्रोविजन वहाँ नहीं रहे तो क्या होगा मालूम है क्या? इवन प्लीडिंग क्या रहेंगी मालूम है क्या? 10-10 और 20-20 पेज की प्लीडिंग रहेंगी और उसका मीनिंग कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्लीडिंग द पर्पस देखो हम आपको बता ही देते ना, पढ़ के जो हमने नोट बनाए ना, उसपे से आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ प्लीडिंग इज टू एनेबल एडवर्सरी पार्टी टू नो the case it has to meet. In order to have fair trial, it is imperative that the party should state essential material fact so that other party may not be taken by surprise. तो इसमें क्या है, देखो अगर आपने प्लीडिंग नहीं लिया, एक एग्जांपल लो, आपने प्लीडिंग नहीं लिया और आप यू वेंट ऑन ट्रायल, और आप ड्यूरिंग द ट्रायल ऐसी नई नई चीज़ें ला रहे हैं जिसकी जानकारी डिफेंडेंट को नहीं है। अब इसमें क्या होगा मालूम है, डिफेंडेंट को तो ये डिफेंडेंट विल हैव टू टेक ऑल दीज which new things which are come on record during the course of trial, and those were not in your pleading. So what will happen, the trial will be endless. इतना बड़ा ट्रायल चलेगा ना, उसमें नई नई चीज़ें आएंगी, डिफेंडेंट को अमेंड करना पड़ेगा, प्लेंटिफ को अमेंड करना पड़ेगा, तो द ट्रायल विल बी एंडलेस एंड देयर वुड बी नो एंड टू द ट्रायल. So in order to curtail the litigation and the dispute between the parties, the provisions of pleading is made. और ये दोनों के पक्ष में भी है कि pleading should be restricted to the facts which are contained in the plaint. Otherwise, if the dispute is beyond the pleading ना, तो the trial would be endless. और क्या है कि उसका कुछ समय सीमा में नहीं रहेंगी और वो सब ऐसा डिस्प्यूट हो जाएगा, और उस पर कोई जज विल आल्सो नॉट बी इन ए पोजीशन टू एडजुडिकेट द पर्टिकुलर डिस्प्यूट. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ, डिफेंडेंट एंड इवन द कोर्ट, द लॉ ऑफ प्लीडिंग इज लेट डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. अब वो देखो, हम आपको आगे भी बताता हूँ. द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस ऑफ प्लीडिंग इज टू एनेबल द एडवर्सरी पार्टी टू नो what case he will have to meet during the trial. तो उसको ये पता चलना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसको डिफेंसेस लेने हैं और वो डिफेंस लेने के हालत में रहे. तो ये है पर्टिकुलर पर्पस बिहाइंड द प्लीडिंग. प्ली ऑफ फ्रॉड हैज टू बी स्पेसिफिकली, हमने आपको इसके पहले भी शायद बताया है कि वो जो
प्ली ऑफ फ्रॉड जो है ना वो स्पेसिफिक रहना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। प्ली अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको दूंगा, जैसे प्लेंटिफ का प्लेंट है बेस्ड अपॉन एक सपोज फॉर एग्जांपल ए सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड on the basis of the fraud is filed. Hello. In that suit, plaintiff takes the नमस्ते plea नमस्ते। that the defendant has committed fraud and therefore बस ठीक the है। sale deed is null and void. अब आप हमारे को बताइए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको डिफेंडेंट समझेगा? क्या वो पर्टिकुलर डिफेंड ले पाएगा? तो it is not जी जी जी। it is not enough to state that fraud has been committed, but it is also necessary in what manner the fraud has been committed. अच्छा, So, अच्छा। so far as pleading is concerned and the claim अच्छा। on the basis of fraud is concerned, you will have to elaborate in detail in what manner the अच्छा, fraud has been committed. तो आपको कैसा है कि जहाँ फ्रॉड का सवाल है ना, वहाँ डिटेल में देना पड़ता है कौन से तारीख को हुआ, किस आदमी से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और वो फ्रॉड से आपको कैसे नुकसान हुआ, आप कैसे मिसलेड हुए, एंड हाउ यू एग्जीक्यूटेड द सेल डीड, व्हाट सेल डीड और अदर डॉक्यूमेंट बाय विच योर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द डिफेंडेंट। तो चलो मैं सोमवार को उनसे मिल लूंगा। मैंने नेट पे आज देखा था तो बात नेट समझ में आई आपके? तो पता चला कि वो है तो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो उनको चंद्र सिंह को डाला हूँ जो है तो अपना सबमिट तो हो गया है वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड दैट द फैक्ट वो जो अपने से जो 5,000 रुपए दिए गए हैं उसकी रसीद नहीं दिख रही थी, बस ये था। स्टेटेड विद क्लैरिटी स्पेसिफिकली एंड एक्सप्रेसली। 100 रुपए की आप जो रसीद फैक्ट डली है प्लीडिंग में लिखते हो वो कैसा है कि इंटेलिजिबल होना चाहिए, यानी समझना चाहिए आपको, वो समझ पर्टिकुलरली आपके भी समझ में आना चाहिए और डिफेंडेंट के भी समझ में आना चाहिए, अपना सबमिट हो न्यायालय के गया भी है, समझ मैंने में नेट आना पे देखा हूँ तो और मैं उसको क्लैरिटी, यानी वो आपको भी भेज दूंगा, क्लियर कट होने और कल चाहिए। मैं मिल लूंगा। अगर वो क्लियर कट नहीं है, वेग है, उससे डाउट क्रिएट हो रहा है और वो स्पेसिफिक नहीं है और एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस का मतलब है कि जैसे आपने कुछ वेग स्टेटमेंट कर दिया, आपको ना आपके समझ में आ रहा है ना वो डिफेंडेंट के समझ में आ रहा है, और अब जब आप ट्रायल में जा रहे हैं तो फिर आपने उसमें एविडेंस जो आपने लीड किया वो भी न्यायालय के समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि जो रूल ऑफ प्लीडिंग स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट योर प्लीडिंग शुड बी इंटेलिजिबल, क्लियर, स्पेसिफिक एंड एक्सप्रेस। ठीक ठीक ठीक, तो मैं देख लेता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज प्लीडिंग इज आप चिंतित मत होइए, मैं देख लूंगा। इंटेलिजिबल समझना चाहिए, क्लैरिफाई रहना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए और एक्सप्रेस रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए। ये सारी चीज इसमें है। अभी कोई टाइम नहीं है, आप 25 तारीख के बाद बात करें। समझ गए? हाँ, अब आगे हम आपको बताता हूँ lacks of pleading, in absence of pleading, in absence of pleading, evidence if any produced by parties cannot be considered. It is therefore imperative that essential material facts should be set out clearly and distinctly in pleading. हाँ देखिए, अब ये बहुत एक महत्व की चीज़ बताऊंगा। क्या है कि if you want to prove any particular case ना, in that situation you will have to plead the case first, then only you can lead the evidence in respect of the pleading. If you don't plead a particular case and if you lead evidence in that particular manner, so your court will not permit you to lead the evidence in respect of that fact which you have not pleaded. So pleading of the fact is necessary and leading of the evidence in respect of that pleading is secondary thing. There should be pleading. If you don't plead any particular fact and if you went on leading evidence on in respect of that fact which you have not pleaded, court will not allow. And even if you laid the such a evidence, such evidence will not be taken into consideration, because it is a settled principle of law that a fact which is not pleaded, in respect of that you cannot be allowed to lead the evidence. And even if you wrongly or illegally lead evidence, that evidence will not be taken into consideration by the court, and you cannot base your claim on the basis of the evidence which is laid
without any foundation there being in your pleading. So there should be consistency in the pleading and the evidence. Firstly, fact should be pleaded, and then the evidence should be laid in respect of the fact which you have pleaded. So there should be consistency in the pleading and the evidence. Inconsistency will not be allowed during the course of the trial. अब ये एक बात होगी. अब दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग. क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनकंसिस्टेंट चीज़ें लेते हैं. जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल हम आपको दूंगा कि एक जगह आप एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, आपने उस एग्रीमेंट को वैलिड बोला, उस बेस पे आपने कुछ क्लेम भी ले लिया, और बाद में आप बोलते कि बाद में फिर सेकंड सूट फाइल करते हैं या फिर उसमें अमेंडमेंट करते हैं, और आप बोलते कि नहीं ये पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है ये इनवैलिड है. तो ए डॉक्यूमेंट, ए सिंगल डॉक्यूमेंट, इन वन प्लेस you are saying it is a valid document, and on the other you are saying it's an invalid document. So this is inconsistent pleading, which is not permissible by virtue of provisions of Order 6. You cannot take inconsistent pleading, यानी विसंगत पूर्ण कथन आप अपने दावे में नहीं ले सकते. Only there is an exception, that is by way of amendment. By way of amendment, डिपार्चर, उसको डिपार्चर पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, बता देता हूँ आपको, एक मिनट. उसके भी उसका वेरिएंस, वो जो पर्टिकुलर है ना, इनकंसिस्टेंट वेरिएंस इन प्लीडिंग एंड द एविडेंस. अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इतने यानी लॉयर लोगों के भी कैटेगरी हमने देखे, इतनी सारी चीज़ प्लीडिंग में लेते हैं, बहुत सारी चीज़ लेते हैं और उसका एविडेंस ही नहीं देते. और फिर दूसरे केस में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें नहीं लेते हैं और उसके एविडेंस देते हैं. ऐसे विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं, नई नई चीज़ों पे विटनेसेस एग्जामिन करते हैं जिसके कोई प्लीडिंग ही नहीं होती. तो ये सारी चीज़ें कैसा है, ये उसपे से ऐसा पता लगता है कि या तो लॉयर को अनुभव नहीं है या फिर उसने अध्ययन नहीं किया. तो ये जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ने कोर्ट के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, और हम लोग ने ये भी क्लाइंट के सामने भी अपनी बेइज्जती नहीं करवानी. इसलिए बेटर है कि आप मेहनत करिए, इतना अध्ययन करिए कि आपको कोई चैलेंज नहीं कर सके कहीं से भी. हम लोग को परफेक्शन हासिल करना है. इसलिए जो ऑर्डर 6 है ना, उसके आप कमेंटर पढ़ेंगे ना, आपको इतनी नई नई चीज़ें मिलेंगी ना, आपने शायद आपको कहीं किसी ने बताई नहीं होंगी, आपने कभी देखी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी. इतना अच्छा हम आपको पढ़ के बता सकता हूँ. अगर आपको आपका समय परमिट करता हो तो मैं बता सकता हूँ चीज़ें. मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ. इन एब्सेंस ऑफ प्लीडिंग, एविडेंस इफ एनी प्रोड्यूस बाय पार्टीज कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एक मेन चीज़ हो, अनलेस ए पर्सन मेक्स ए क्लियर प्लीडिंग एंड लीड्स एविडेंस टू दैट इफेक्ट, he cannot be permitted to raise that point for the first time in writ petition or in appeal. अपील में वो सारी चीज़ें आप नहीं ले सकेंगे, समझ गए ना. जिसकी प्लीडिंग नहीं है वो आप नहीं ले सकेंगे अपील में. कभी कभी क्या है कि पहले प्लेंट, जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एक लॉयर होता है, फिर वो मैटर दूसरे लॉयर के पास जाती है, तो उसके समझ में जब आता है कि नहीं ये चीज़ लॉयर ने छोड़ दिया, लेकिन फिर क्या करता है वो अपील में या किसी जैसे रिट पिटिशन हो गया उसमें वो चीज़ें वो ले लेता है. लेकिन ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये परमिसिबल नहीं है. दी प्लीडिंग इज द फाउंडेशन of your case, and you keep in mind that the original pleading which you filed in the trial, it on that basis only you may contest the matter up to Supreme Court. Varunji is may be well aware about this, because at the appellate stage you cannot disturb your fact, you cannot change your pleading, you cannot take a new pleading. So while drafting pleading, utmost care should be taken, and you should first read in a better way, minutely, the provisions of Order 6. All there is a specific, I would like to read, point out that particular provision, you will get a better idea of that provision. देखिए हम आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना for so far as civil practitioners are concerned, it is very very important. सर ये एरिया इतना बड़ा है सर.